मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही, साथ ही साथ वो बहुत सारी मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु के बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहां वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। ये अच्छा जीवन है, खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। ये हुई ना बात, अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। इस बात का रघु को पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मोटी मुर्गी अलग ही नजर आ रही है। अरे, ये मुर्गी इतनी ज्यादा मोटी कैसे हो गई? अलग ही नजर आ रही है। लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया और ये सालों से यही पड़ी हुई है। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? इस लकड़ी के घर ने मुझे कई सालों तक बचाया, मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा, तो ये बात है। ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया। बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, इतने सालों तक अपनी जान बचाती आई, लेकिन इस रघु ने मेरे सारी चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है। मिट्टी का कौवा घर। संगीता अपनी माँ के साथ बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। उसे पक्षियों से बहुत लगाव था। उसके घर के आंगन में एक कौवा हर रोज सुबह आकर बैठ जाता। संगीता उसे दाना खिलाती, कभी कभी उसे रोटी बना कर देती। कौवा हर रोज वहाँ आता और संगीता को बर्तन बनाते हुए देखता। एक दिन संगीता बर्तन बना रही थी कि उसके आंगन में पीछे से एक जहरीला सांप नजर आया। कौवे ने सांप को देख लिया। कौवा जोर जोर से काएं काएं करने लगा। वो संगीता को बताना चाहता था कि उसके पीछे सांप है। काय 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 संगीता काय 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 काय। लगातार आवाज लगाने की वजह से संगीता का ध्यान कौवे पर चला जाता है और वो बर्तन बनाना छोड़कर उसके पास पेड़ के पास पहुंच जाती है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम तो कभी इतना शोर नहीं मचाते। काय 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 संगीता संगीता। कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, पानी पीना होगा, मैं अभी लाती हूँ। संगीता जैसे ही पानी लेने के लिए पीछे मुड़ती है, अपने पीछे जहरीला और लंबा सांप देखकर शोर मचाती है। उसका शोर सुनकर पड़ोस वाले काका आ जाते हैं और सांप को वहाँ से भगा देते हैं। हाय राम, आज तो मेरी जान ले लेता ये सांप। अरे कौवे, तुमने मेरी जान बचाई। अरे वाह, अब तो हम दोस्त हुए। काय काय काय। कौवा बहुत खुश था। उसने नई दोस्ती जो कर ली थी
और अपनी दोस्त की जान जो बचा ली थी। अब अगले दिन से संगीता ने बढ़िया सा एक मिट्टी का घर बनाकर कौवे को दिखाया। ये देख, मैं ये तेरे लिए बना रही हूँ। इसमें सुंदर सुंदर रंग भी कल तक भर दूंगी और फिर तू इसी घर में रहना। अपने परिवार को भी यहीं ले आना, मेरे साथ रहना और खाने पीने की चिंता तो जरा भी मत करना। जब भी रोटी बनाऊंगी 2 रोटियां तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगी। बोलो, क्या कहते हो? काय काय काय। कौवा इशारा करता है और संगीता की बात पर हामी भर देता है। संगीता एक वफादार पक्षी और एक बहुत बढ़िया दोस्त पाकर बहुत खुश थी। वो एक मिट्टी का घर बनाती है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे रंग भरती है और कौवे के लिए रख देती है। अब कौवे के पास अपना खुद का मिट्टी का घर था। बहुत प्यार के साथ दोनों दोस्त मिलजुल कर रहने लगते हैं। माँ, अब तो मेरा जी बहुत करता है बर्तन बनाने को। सुबह शाम कौवे के साथ बातें करती हूँ और प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ। ये देखो, मैं एक और बर्तन बना रही हूँ जिसके ऊपर कौवे का चित्र भी है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्ले व्हीकल टॉयज, मिट्टी के खिलौने। चित्रपुर नाम के एक गांव में बजरंगी करके एक आदमी था। वह एक कुम्हार था। वह मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाकर बच्चों को बेचता था। एक दिन उसका बेटा पिंटू वहां पर आया और ऐसा बोला, पापा जी, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे दोस्त सुनील ने एक नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदा है। वो एक चार्ज पे 10 दिन तक चलता है। मुझे किसी भी तरह आप खरीदेंगे ना? वो कितने का है बेटा? सुनील बोला, वो 10,000 की है। पिंटू, सुनील के पापा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं खिलौने बनाने वाला 10,000 से वो कैसे खरीद सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको तरह तरह के मिट्टी के वाहन बना के दूंगा। आप उसी से खेलना। मैं सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा। आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है पापा। उसी दिन बजरंगी ने खूब मेहनत करके मिट्टी के मोटर बाइक, जीप, स्कूटर बना के दिया। पिंटू बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन पिंटू उसके सभी दोस्तों को दिखाने के लिए मिट्टी के बाइक को लेके जाता है। ये बात सुनील से देखा नहीं गया। वह उसके इलेक्ट्रिक बाइक से पिंटू के मिट्टी के बाइक को धक्का मार देता है और पिंटू का मिट्टी बाइक टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब ये बात पिंटू अपने पापा को बोला, पिंटू बेटा, इस बार मैं एक मजबूत जीप का खिलौना बना के दूंगा, ठीक है? ऐसा बोलकर बजरंग ने रातों रात एक मजबूत मिट्टी का जीप का खिलौना बना के देता है। जब पिंटू उस जीप को सुनील के पास लेके गया, सुनील फिर से उसके बाइक से जीप को टकराने के लिए देखता है। ऐसा वह तेजी से आकर पिंटू के जीप को मारता है, लेकिन इस बार सुनील का बाइक टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर सुनील रोते रोते उसके पापा के पास जाते हैं। पापा जी, पिंटू करके मेरा एक दोस्त ने उसकी जीप से तेजी से आकर मेरे बाइक को धक्का देके तोड़ दिया है। आप जल्दी कुछ कीजिए ना। ऐसा झूठ बोलता है। तभी सुनील के पापा विशाल एक जेसीबी को लेके पिंटू और बजरंग के घर के पास जाकर सारे खिलौने और उसके घर को भी तोड़ देता है। तभी बजरंग ने ऐसा बोला, विशाल सेठ, आप तो बड़े हो, कुछ तो दिमाग लगा के काम करना होगा ना। वह छोटे बच्चे हैं, आप भी ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप मुझसे क्षमा मांग के मेरे घर को ठीक करवा दो। अरे चल, मैं तुमसे माफी हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ। अगर कल मैं आकर मैं तुम्हारी जेसीबी और घर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं है। ऐसा अगले ही दिन एक बड़ा सा मजबूत मिट्टी का जेसीबी बनाकर बजरंग विशाल के घर पहुंच जाता है और एक ही झटके में विशाल का स्टील जेसीबी को तोड़ देता है। वो जेसीबी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर विशाल दौड़ता हुआ आकर सबके सामने बजरंग से माफी मांगता है और बजरंग को एक नया घर भी
बना के दे देता है। तब से बजरंग और पिंटू खुशी से नए घर में रहने लगे। लेकिन बजरंग तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज़ सुबह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया। बैट को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर लाकर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से लाकर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए। महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो तुम? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं लाके दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नज़र घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो, मैंने कहा था ना तुम्हें एक की जगह मैं 2 बैट ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बैट देकर सुशील बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था, इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए,
हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो। जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है। इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है। अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो, ये लड्डू भी हैं। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है,
लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाग को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं। ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। वाह स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का 1 है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए कौन है? हम यात्री हैं,
हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना। और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती, उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंक्चर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। मिर्च के पकौड़े। एक ठेले पर मानव मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके यहाँ एक लड़का मोनू भी काम करता था। मोनू 1 साल से मानव के लिए काम करता था। उसे अब काफी काम आ गया था। एक दिन मानव ने मोनू से कहा, मोनू, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम काम संभाल लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन मोनू ने देखा कि मानव की तो खूब कमाई होती है। मानव इतना धनवान बन गया है ये काम करके। मैं भी तो अब यह काम सीख गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। किसी बहाने से यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। अब मोनू कई बार काम में गड़बड़ करने लगा।
जिसकी वजह से परेशान होकर एक दिन मानव ने उसे डांटा। क्या बात है मोनू, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं लगता, सही ढंग से काम करो। आप मुझे ऐसे मत डांटिए, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ ले ले हिसाब, पर कहाँ जाएगा, तुझे कोई और काम तो आता नहीं? हाँ आता है मुझे काम, यहाँ का सारा काम मैं ही तो संभालता हूँ। देखना मैं भी अपना एक मिर्च के पकौड़े का ठेला लगा लूँगा। हाँ हाँ देखता हूँ कैसे बनाता है मिर्च के पकौड़े। जो मसाले में डालता हूँ वो मैंने किसी को भी नहीं बताया, और उसके बिना कोई अच्छे पकौड़े नहीं बना सकता। उस रात मोनू सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मानव मसाले में मिलाता है। फिर वह चुपके से मानव के घर गया और खिड़की से झांकने लगा। मेरा मसाला तो बहुत लाजवाब है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मनु ने यह सब सुना और चुपके से वो मसाला चुरा लिया। दूसरे दिन मनु ने जब अपना ठेला लगाया तो उसने अपने बनाए पकौड़ों पर वो मसाला डाल दिया। अरे मनु यह क्या, तुम्हारे कहने पर मैं मानव के पकौड़े छोड़ तुम्हारे पास आया, पर ये पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ हाँ आप ठीक कहते हो, ये पकौड़े तो कड़वे हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। मानव अपने ठेले पर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसने कहा, अरे मनु यह कोई मसाला नहीं बल्कि काला नमक है, जो अधिक डालने के कारण तुम्हारे पकौड़े कड़वे हो गए। मुझे माफ कर दो मानव, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। सीख, नकल और अकल में फर्क होता है। लालची तंदूर वाला। एक गांव में दो भाई थे, एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए वो पैसे भी देते थे। कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया। यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया। अरे भाई मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताजा। ठीक है मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताजा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। लालची वड़ा पाव वाला। भोलापुर गांव में राजू नाम का वड़ा पाव बेचने का एक व्यापारी रहता था।
उसकी बीवी वड़ा बनाती थी और वो उसमें पाव डालकर बेचता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी ग्राहक एक बार उसके पास आता वो दोबारा नहीं आता था। यह देखकर एक दिन राजू ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अब समझ में आया कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। तुम्हें वड़ा बनाना आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं तो वड़ा ठीक से ही बनाती हूँ। अरे क्या ठीक से बनाती हो? अगर बढ़िया बनाती तो बिकते ना। मुझे एक उपाय सूझा है। याद है वो उमा बहन जिनके घर हम गए थे? उन्होंने कितने अच्छे वड़ा पाव बनाए थे। क्या बढ़िया स्वाद था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारी बहुत मुसीबत में है। राजू गांव गया और उमा बहन से मिला। फिर उसे उसने सारी बातें समझाई। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, मैं तो कब से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। तुम भगवान की तरह आ गए। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद उमा बहन राजू के ठेले पर वड़ा पाव बनाने लगी। उसके बनाए हुए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट होते थे कि वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छी तरह चल पड़ा और काफ़ी पैसे भी आने लगे। राजू मुनाफे का आधा हिस्सा उमा बहन को दिया करता था। यह देखकर राजू की बीवी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन राजू की बीवी ने राजू से कहा, मैं सोच रही थी एक पकवान बनाने के सिवा ये और क्या करती है। सारा काम तो आपका जमाया हुआ है। पूरा मुनाफा आधा ही उसे दे देते हो। ये ठीक नहीं। तो तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। उसकी देखा देखी मैंने भी सब कुछ सीख लिया है। मुझ पे भरोसा कीजिए, बिल्कुल उसी की तरह बनाऊंगी। अपना घर देख उसकी चिंता छोड़ो। दूसरे दिन राजू ने उमा बहन को अपने काम में हिस्सादारी देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अब मैं अकेले ही काम संभाल लूँगा। अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगता है करो भैया, पर एक बात जान लो कि खाने के धंधे में स्वाद ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और मेरे पकवान खाने से धंधा अच्छा चल रहा है। अरे तुम तो लालची हो गई हो। तुम समझती हो तुम्हारी वजह से मेरा काम चल रहा है। मैंने तुम्हें काम दिया और अब मैं ही तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जाओ यहाँ से। उमा बहन दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपना ही अलग ठेला लगा लिया। उसके बच्चों ने उसे नया ठेला लगाने में मदद की। उमा की मेहनत सफल हुई और उसका काम चल निकला। उसे जमींदार के बेटे की शादी में वड़ा पाव बनाने का ऑर्डर मिला और राजू का धंधा लालच की वजह। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए। समोसे वाली रमा। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामलाल कोयले का व्यापारी था। रामलाल अपने बेटे मोहन और उसकी पत्नी रमा के साथ रहता था। मोहन और रामलाल दोनों अपना कारोबार संभालते और रमा घर संभालती थी। रमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जो भी उसके हाथ का खाना खाता था बहुत तारीफ करता था। बेटी, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। ये तो आपका आशीर्वाद है बाबूजी। एक बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उनका कोयले का व्यापार ठप हो गया। बेटा, हमारा सारा कोयला गीला हो गया है। अब कोयला कोई नहीं खरीदेगा। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ और करता हूँ। व्यापार में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए रामलाल को अपना घर भी बेचना पड़ा। वो लोग पास के एक छोटे से घर में जाकर रहने लगे। मुझे माफ कर दो रमा बेटा, काश हम एक बड़ा सा गोदाम बना लेते जिसमें अपना कोयला रखते। बाहर पड़ा रहने के कारण सारा कोयला गीला हो गया और हमें नुकसान झेलना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, सुख दुख तो कर्मों का खेल है। मोहन ने बहुत कोशिश की पर वह कोई काम नहीं कर पाया। एक दिन रमा बोली, पिताजी, आप आज्ञा दे तो मैं समोसे बेचने का व्यापार शुरू करूं। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा।
रमा ने अपने घर के बाहर ही समोसे का व्यापार शुरू कर दिया। वो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती कि लोग समोसे की खुशबू से ही खींचे चले आते। वाह रमा दीदी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैं तो रोज ये समोसे खाता हूँ, फिर भी दूसरे दिन मन नहीं भरता, फिर यहाँ आ जाता हूँ। रमा का समोसों का व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी मेहनत से रमा ने खूब पैसे कमाए और उन पैसों को जोड़ कर भी रखा। पिताजी, ये मेरे बचाए हुए कुछ पैसे हैं। इन पैसों से आप फिर से अपना कोयले का व्यापार शुरू कर लीजिए। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुमने अपनी मेहनत से हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अब मैं खूब अच्छे से अपना काम करूंगा, पर पहले गोदाम बनाऊंगा। सीख, मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा प्रगति कराता है। नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, 1 हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना। आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पे चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयाँ देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली, सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है, जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो। अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा। बस 1 रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रास्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। मटन बिरयानी वाले की सफलता। एक बार एक गांव में रफीक नाम का एक आदमी अपने पिताजी के साथ रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, बस गांव में ही मजदूरी कर कर अपना और अपने पिता का पेट पालता था। एक दिन जब वह घर वापस लौटा तो उसके पिता ने कहा, अरे रफीक, क्यों सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है? कुछ काम क्यों नहीं करता? नहीं पिताजी, मैं तो सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने गया था। ये देखो,
बदले में चावल और कुछ मटन मिला है। अरे मजदूरी ही करनी है तो शहर में अपने मामू के पास चला जा, वहाँ पैसे भी अधिक मिलेंगे। हाँ पिताजी, चला जाऊंगा, लेकिन पहले आपको मटन बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। और दोनों खुश होकर मटन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे बेटा, तूने तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। शुक्रिया पिताजी। और अगले दिन सुबह रफीक अपने पिता की बात मान शहर अपने मामू के पास चला जाता है। अरे रफीक, तुम कब आए और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? भाई, जब से मेरी बहन और तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई है, तुम लोगों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। कहो, कैसे आना हुआ? वो मामू, मैं काम की तलाश में आया था। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा काम का इंतजाम। पहले हाथ पांव धो लो और खाना खा लो। अरे, इस पोटली में क्या है? क्या लाए हो गांव से हमारे लिए? कुछ नहीं मामू, थोड़ी सी बिरयानी है। अरे, तो सोच क्या रहे हो? लाओ निकालो, मिलकर खाते हैं। और दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगे। अरे रफीक, तुम तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो। जी शुक्रिया मामू। अरे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? काम ढूंढना छोड़ो और बिरयानी का एक ठेला लगा लो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। और रफीक के मामू ने शहर के चौराहे पर उसके लिए बिरयानी का एक ठेला लगवा दिया। जो भी वहां से गुजरता, बिरयानी की खुशबू उसे वहां खींच लाती। और कुछ ही दिनों में रफीक का मटन बिरयानी का काम चल पड़ा और उसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ने लगे। अरे भाई रफीक, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाते हो, मजा आ जाता है खाकर। हाँ भाई हाँ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। जी शुक्रिया। और देखते ही देखते रफीक ने खुद की एक दुकान खरीद ली और शहर में एक घर भी बना लिया। इसीलिए कहते हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है, ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है।
फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नज़र रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। एक बड़े नगर के पास एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। वह बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से दूध बेचने नगर जाता था। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन बिरजू को एक और ग्वाला मिला जो बड़े शहर में अपना दूध बेचकर आ रहा था। अरे बिरजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या करते हो तुम? मैं पास ही के नगर में दूध बेचता हूँ। कितनी गायें हैं तुम्हारे पास? 2 गाय। कब से कर रहे हो यह काम? 2 साल से कर रहा हूँ भाई। तो क्या 2 साल में तुमने कोई तरक्की नहीं की? तरक्की का तो पता नहीं, पर तसल्ली बहुत है। मैं पूरी ईमानदारी से दूध बेचता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता और चैन की नींद सोता हूँ। अरे इस तरह तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास बहुत सी गाय हो, तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो? ये सब कौन नहीं चाहता, पर यह संभव कैसे है? अरे देखो, थोड़ा सा दूध लो और उसमें पानी मिला लो। आजकल सब यही करते हैं। आज के ज़माने में असली दूध पचता किसको है? हाँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। आजकल किसी को असली दूध नहीं पचता। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, तभी मैं तरक्की कर पाऊँगा। अगले दिन बिरजू ने भी दूध में पानी मिलाना शुरू किया और नगर में बेच आया। इससे उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए।
अरे वाह, आज तो मैंने 100 रुपये अधिक कमाए, मजा आ गया। और इस तरह लालच में आकर बिरजू दूध में खूब पानी मिलाता और उसे बेचने लगा। पर एक एक करके उसके ग्राहक कम होते चले गए। अरे आज भी दूध बच गया, अब कैसे कमाई करूं? मैं जितना पानी रोज मिलाता हूं उतना ही दूध बच जाता है। पिताजी से पूछता हूं कि क्या करूं। और बिरजू ने सारी बात अपने पिता को बताई। बेटा, इस तरह किसी की बातों में आकर अपना व्यापार खराब नहीं करना चाहिए। बेईमानी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तुम कल से ईमानदारी से ही अपना काम शुरू करो और बिना मिलावट के दूध बेचो। ठीक है पिताजी। और बिना मिलावट का दूध बेचने के बाद बिरजू के ग्राहक फिर से वापस आ गए। सीख, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। उबलापुर गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। मई जून के महीने में वहां चारों तरफ सूखा पड़ जाता था। उसी गांव में प्रीति अपनी माँ के साथ अपने ताऊ के घर में रहती थी। एक साल गर्मियों के दिनों में प्रीति के ताऊ का बेटा मोनू नहाने लगा तो उसे पानी नहीं मिला। उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ माँ, पानी फिर खत्म हो गया है, देखो नहाने को पानी नहीं है। अरे मैंने तो बाल्टी में पानी भर कर रखा था तुम्हारे लिए, ना जाने कहाँ गया। जरूर ये प्रीति का काम होगा। प्रीति बेटा, तुम्हारा तो रोज का काम हो गया है। जब भी हमें पानी की जरूरत होती है तुम दोनों माँ बेटी सारा पानी खत्म कर देती हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रीति की माँ को इतना कुछ सुनाने के बाद भी मोनू की माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो अंदर जाकर मोनू के पापा को भड़का देती है। मोनू के पापा बाहर आकर प्रीति और उसकी माँ से कहते हैं, निकल जाओ इस घर से, परेशान करके रख दिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। उन दोनों के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रीति की माँ अचानक बेहोश हो जाती है। प्रीति कोई सहारा ना देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है, माँ तुम्हें क्या हुआ? नहीं 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 माँ, उठो उठो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान हमारी मदद करो। तभी उसे नजदीक ही एक हैंडपंप दिखाई देता है। वो वहां जाकर उसे चलाने लगती है। काफी देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं निकलती। लेकिन वो हैरान हो जाती है, उसमें से सोना गिरने लगता है। प्रीति वो सोने के टुकड़े उठा लेती है। तभी वहां से जीप में एक लड़का निकलता है। प्रीति उस लड़के से कहती है, सुनिए, जरा आप हमें शहर तक ले चलिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सोना है। आप चाहे तो इसे रख लें, लेकिन हमें शहर ले चलिए। वो लड़का प्रीति और उसकी माँ को लेकर शहर जाता है। प्रीति हैंडपंप से निकले सोने को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में काफी पैसे लेकर वो दोनों वापस गांव आ जाते हैं। यह देखकर प्रीति के ताऊजी और उसका परिवार उनसे जलने लगते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों इतने अमीर बन गए? हमें दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। एक रात जब प्रीति हैंडपंप से सोना निकालने जा रही थी, तभी मोनू उसका पीछा करता है और उसे वहां से सोना निकालते हुए देख लेता है। वह वापस आकर अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। मोनू, उसकी माँ और उसके पापा अगली ही रात सारा सोना निकालने के लालच में हैंडपंप के पास जाते हैं और लालच में आकर वो लोग देर रात तक सोना निकालते रहते हैं। जैसे ही वो लोग सोना उठाकर घर की ओर जाने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। रुक जाओ, क्या है तुम्हारे पास? दे दो हमें। लुटेरों को देखकर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन लुटेरे उनका पीछा कर कर उन्हें मार देते हैं और उनका सारा सोना छीन लेते हैं। और सोने के लालच में आकर प्रीति के ताऊ और उसका परिवार सभी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।